नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर प्राचीन भारत का इतिहास में गुप्त शासकों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। पिछले वीडियोज़ में गुप्त शासकों के शासनकाल के बारे में बताया गया था। किसी भी राजवंश या शासन के बारे में यह सही है कि कुछ समय तक विभिन्न कारणों से वंश का प्रभाव बढ़ता है, लेकिन एक निर्धारित समय के पश्चात उस साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हो जाता है। और ऐसा ही गुप्त साम्राज्य के साथ भी हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने जिस गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके पश्चात समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने गुप्त साम्राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसके पश्चात भी स्कंदगुप्त के शासनकाल तक यह माना जा सकता है कि गुप्त काल या गुप्त शासन का प्रभाव स्थापित रहा, लेकिन उसके पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ, जिसके महत्वपूर्ण कारणों में कुछ कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। बाहरी आक्रमण गुप्त काल में जो हुए, उन्हें एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है गुप्त साम्राज्य के पतन का। हालांकि ये आक्रमण स्कंदगुप्त और उससे पहले के शासकों के समय भी होते रहे, लेकिन उन्हें एक ऐसे प्रतिरोध को झेलना पड़ा जिससे ये बाहरी आक्रमणकारी सफल नहीं हो सके। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भी हूणों के द्वारा गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया गया, लेकिन उन्हें पराजित होकर भारत से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इसके पश्चात जब हूण और अन्य जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि भारत में स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं है, उस समय उन्होंने पुनः भारत पर आक्रमण किया और पूर्वी मालवा पर हूणों का अधिकार स्थापित हुआ, जिनका एक प्रभावशाली शासक मिहिरकुल था, जो मध्य भारत पर अपना शासन करता रहा। इसके पश्चात भानुगुप्त ने लगभग 529 ईस्वी में हूणों को पुनः पराजित किया, किंतु गुप्त जो राजशक्ति थी, साम्राज्य के विघटन को वह नहीं रोक सका। और इस प्रकार से बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किए जाने से गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हुआ। एक तरफ बाहरी आक्रमण गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर साम्राज्य के भीतर भी जो विभिन्न शासक थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ किया, क्योंकि उन्हें भी यह स्पष्ट हो रहा था कि केंद्रीय शक्ति अब उतनी मजबूत नहीं रही है। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक प्रबल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न सामंत तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे। मालवा, कन्नौज और बंगाल के प्रदेशों के जो शासक थे, वे स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार साम्राज्य के भीतर भी विभिन्न सामंतों एवं शासकों के द्वारा स्वतंत्र अपने आप को घोषित किए जाने के कारण गुप्त साम्राज्य और अधिक कमज़ोर हुआ। किसी भी साम्राज्य की अखंडता के लिए ये आवश्यक है
कि उसके द्वारा एक ऐसी नीति बनाई जाए जो कि पर राष्ट्र यानी जो दूसरे राष्ट्र को जीता जाता है उसके साथ में एक सामंजस्य को स्थापित कर सके। समुद्रगुप्त ने परराष्ट्र नीति का प्रयोग एक अलग प्रकार से किया था और उसने जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन्हें जीतने के बावजूद भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया और कई शासकों से उसने मित्रता भी स्थापित की और इस प्रकार से उसके शासनकाल में जो विभिन्न राष्ट्र थे, जो विभिन्न राज्य थे पड़ोसी, उनमें समन्वय बना रहा। लेकिन इस प्रकार की दूरदृष्टि आगामी शासकों में नहीं थी और न ही वे इतने अधिक शक्तिशाली थे कि वे विभिन्न शासकों को नियंत्रित रख सकें। इसीलिए शक्तिहीन और नीतिहीन होने के कारण से जो आने वाले शासक थे वे गुप्त साम्राज्य को इतना अधिक संभाल नहीं पाए और एक न तो कोई नीति होने के कारण से भी मूल रूप से उनके सामने ये दुविधा थी और इसके अलावा जो सीमा पर विभिन्न शासक थे वे भी जब स्वतंत्र होने लगे तो उनके लिए भी कोई एक विशिष्ट नीति नहीं बनाई गई जिससे कि उन्हें नियंत्रित किया जा सके। तो इसीलिए जीते गए प्रदेशों के साथ में कोई एक स्पष्ट नीति न होने के कारण भी गुप्त साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। एक अन्य कारण गुप्त साम्राज्य के पतन का यह था कि जो सीमाओं की रक्षा है उसके कार्य को एक समय के पश्चात नहीं देखा गया। उस समय स्थितियां इतनी मजबूत नहीं थी कि दूरस्थ प्रदेशों को सही प्रकार से संचालित किया जा सके। इसीलिए शक्तिशाली शासकों के समय तो ये प्रदेश नियंत्रित रहते थे, लेकिन जब उन्हें अनुभव होता था सीमा के शासकों को, सीमांत शासकों को, कि केंद्र इतना अधिक शक्तिशाली नहीं है, तो निश्चित रूप से वे स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास किया करते थे और गुप्त काल में भी ऐसा ही हुआ। स्कंदगुप्त के काल में हालांकि हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था लेकिन वे पराजित हुए थे और स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी इतने अधिक शक्तिशाली नहीं रहे और उन्होंने सीमांत प्रदेशों को किसी भी प्रकार से नियंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और इसीलिए भानुगुप्त के समय हुणों को पुनः भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला और गुप्त शासकों की सीमा रक्षा की अवहेलना किए जाने के कारण हुण जो है वो एक लंबे समय तक भारत में स्थापित हुए। कुछ इतिहासकार बौद्ध धर्म के प्रभाव को भी गुप्त शासन के कमज़ोर होने का कारण मानते हैं। भारतीय इतिहास में हालांकि गुप्त काल हिंदू धर्म एवं संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुप्त सम्राटों ने प्राचीन जो वैदिक धर्म था उसे पुनः जागृत करने का प्रयास किया। विभिन्न प्रकार से जो टाइटल्स, जो पदवियां ली जाती थी शासकों के द्वारा, उससे यह स्पष्ट है कि वे स्वयं को अधिक शक्तिशाली प्रमाणित करने के लिए इस प्रकार के टाइटल्स धारण किया करते थे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैदिक धर्म के अनुकूल अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी करवाया और एक लंबे समय के पश्चात अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए गए थे, गुप्त शासकों के द्वारा किए गए थे, जिनसे कि कोई भी शासक जब यह मानता था कि एक काफ़ी विशाल साम्राज्य का वह स्वामी बन गया है, तब उस स्थिति को स्थापित करने के लिए उसके द्वारा ऐसे यज्ञों का आयोजन करवाया जाता था और भारतीय इतिहास में एक लंबे समय के पश्चात गुप्त शासकों के द्वारा अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि वैष्णव धर्म के अनुयायी होने के बावजूद भी सभी गुप्त शासकों ने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति को अपनाया।
स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखने लगा था। नरसिंहगुप्त, बुद्धगुप्त और कुछ अन्य शासकों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और स्वाभाविक है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसके पश्चात एक जो महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म की शिक्षा थी अहिंसा, उसके कारण से भी हो सकता है कि उनकी सामरिक या सैनिक शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो और गुप्त जो शासन है वह दुर्बल हुआ हो। किसी भी साम्राज्य को मजबूत बनाने में उसके शासकों का बहुत अधिक योगदान होता है और इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि कोई भी राजवंश अपने शासकों पर निर्भर है और जब तक योग्य एवं शक्तिशाली शासक स्थापित रहते हैं तब तक साम्राज्य विस्तृत और पराक्रमी होता है और अयोग्य एवं कमज़ोर उत्तराधिकारियों के द्वारा साम्राज्य की जो दुर्बलता है वह प्रारंभ होती है। और यही बातें गुप्त काल के बारे में भी कही जा सकती हैं, जहाँ एक और गुप्त काल में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शक्तिशाली शासक रहे, वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात जो शासक हैं वे इतने अधिक योग्य और पराक्रमी नहीं रहे जो गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली या अखंड बनाए रखते। और इसीलिए जब हूण जातियों का या वाकाटकों का भारत पर आक्रमण हुआ तो ऐसे समय में जो कमज़ोर गुप्त शासक थे वे अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए, अपने विद्रोहियों को नहीं दबा सके और इसीलिए कमज़ोर उत्तराधिकारियों के होने के कारण से भी या योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में भी गुप्त साम्राज्य का पतन जो है वह प्रारंभ हुआ। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विभिन्न कारणों के सम्मिश्रण से गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे वे कमज़ोर होने लगे।